डॉक्टर रितु इस जगह पे बैठ के न्याय नहीं मांगेगी तो कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि सब दलाली में मगरूर है। आज 131 दलाल जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने हमें मारा है, और कुछ मेरे भाई बहन डरे हुए हैं कि अगर हम बोलेंगे तो मारे जाएंगे। इनसे भगोड़ों से, गद्दारों से, माफी मांगने वालों से हम सर्टिफिकेट लेंगे क्या? कहते हैं हमारी संख्या पे मत जाओ, हमारा एक एक सवाल आपके बराबर है। नाजरीन, इस वक्त हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के गेट के बाहर हैं। यहाँ पर 1 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है और इस प्रोटेस्ट की वजह है डॉक्टर रितु। इनके साथ मसला ये हुआ है, इनका ये कहना है कि इनको जो है जाति सूचक बातें कही गई और भी कई सारी बातें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा से प्रोटेस्ट हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें इसको कवर नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ आए हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि आखिर क्या वजह हुई कि आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए बैठना पड़ा? क्योंकि ये जाति कभी नहीं जाती, इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय, अनेक ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहाँ पे हमारे छोटे छोटे कस्बों से बच्चे सपना लेकर आते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, पढ़ेंगे, बाबू बनेंगे, हम भी IAS ऑफिसर बनेंगे, हम भी IPS, ऐसी बड़ी बड़ी जगह पे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। ये विश्वविद्यालय हमारे लिए स्टेज नहीं है। मुझे सड़क पे क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि जाति जो है वो कभी नहीं जाती, और उसके शिकार आज गांव कस्बों में आपको इतना नहीं दिखेगा जितना आपको पढ़ी लिखी जगहों पे ये चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि हम बच्चे, बहुजन बच्चे, मूल निवासी जब अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, जागरूक हैं और वो शिक्षा पीते हैं जिसको पी के पढ़ के हम दहाड़ते हैं, तो हम हाशिए पे आ जाते हैं, हम टारगेट पे आ जाते हैं। उसी का एक शिकार आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठी है। फॉर्चुनेट है, किस्मत कह लो, किस्मत पता नहीं क्या है, लेकिन मैं आपके सामने जीवित बैठी हूँ, वरना कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि मेरा भी मेंटल जो लेवल ऐसा हो चुका था कि अब ऐसा लग रहा था कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम चलते चलते। तो वो चीज़ मेरे को इसलिए बैठना पड़ा, मुझे इसलिए इस मूवमेंट को इनिशिएट करना पड़ा, क्योंकि जब मुझे दिख रहा था कि अगर मैं नहीं लड़ी, मैं दूसरों के राइट्स की एडवोकेसी करती हूँ, वुमेन राइट्स की एडवोकेसी करती हूँ, मैं हर एक जो भी दबा कुचला, प्रताड़ित है, शोषित है, मजलूम है, उसकी आवाज़ बनती हूँ, उसके लिए खड़ी होती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि माई डिग्री इज ऑफ नो यूज़, मुझे वेस्ट है डिग्री, क्योंकि वो मेरे अंदर एक चिन्ह है, वो दर्द है जो मुझे बैठने नहीं देता। और जब ये चीज़ मेरे साथ हुई, आप कभी मेरी PhD थीसिस पढ़ना चाहें तो आप पढ़ें। जो मेरी PhD थीसिस मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दलित टीचर्स पे ही लिखी है, वो क्या सहते हैं, उनकी आइडेंटिटी को असर्ट कैसे करना है, क्या क्राइसिस हैं, किस तरीके से एक मल्टीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जब वो आते हैं तो उनको क्या कॉम्प्लेक्सिटीज उनके साथ होती हैं, वो सब है। और वो जब मैंने लिख दिया 2019 में, उसके बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, 1 साल ही पढ़ाया, वो सब चीजें मैंने बर्दाश्त करी, वो सब चीजों का शिकार मैं हुई। और अगर मुझे ये लगा, आपने पूछा कि क्यों बैठे हो, कि अगर डॉक्टर रितु इस जगह पे बैठ के न्याय नहीं मांगेगी तो कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि सब दलाली में मगरूर है, और कुछ मेरे भाई बहन डरे हुए हैं कि अगर हम बोलेंगे तो मारे जाएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि हमने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जिन्हें ये लगता था हक की बात करेंगे तो मारे जाएंगे, न जाने वो सामने क्यों नहीं आते। पर डॉक्टर रितु ने ठाना है कि यहाँ से जाऊंगी तो अपने केस का न्याय लेके तो जाऊंगी। रोहित वेमुला से के, पायल तड़वी से देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद जम्मू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर कुलपोश अमृतसर से, उसके बाद IIT बॉम्बे से जो मेरा भाई जिसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, IIT दिल्ली से आयुष जिसका मर्डर हुआ, IIT दिल्ली से अभी सितंबर में जो अनिल कुमार का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, इन सबका न्याय लेके यहाँ से जाऊँ। अच्छा, मैंने पोस्टर पे देखा है डॉक्टर सविता रॉय के बारे में, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और फिर ये कि उनके लिए FIR की बात, बैन करने की बात हो रही, ये क्या लास्ट ट्रिगरिंग पॉइंट? देखिए, उनके खिलाफ FIR हुई SC/ST एक्ट के अंदर। ये महिला जिसने मुझे जाति के आधार पे, मेरे कपड़े पहनने के तरीके से, मेरे अंग्रेजी बोलने के, मेरे बात करने से, मैं हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोलती हूँ, क्योंकि मैं पंजाब से आती हूँ, तो छोटे एक तबके से वहाँ से, तो हम लोगों का इतनी अच्छी, क्योंकि हॉस्टल में रहे हैं तो उसकी वजह से हिंदी अच्छी होगी। हम लोगों को तो पंजाबी ज़्यादा फ्लुएंट अच्छे तरीके से बोलना आती है, और उसके बाद हॉस्टल में रहते रहते हिंदी सीखी बहुत बढ़िया तरीके से बोलना, फिर अंग्रेज़ी सीखी, क्योंकि इतना सब चीज़ें नहीं थी कि आप बहुत अच्छे से ये, और कुछ हमारे अंदर टैलेंट था कि हम सब चीज़ों में सरप्लस होते गए। ऐसी जो पीड़ित महिलाएं हैं, मानसिकता से ग्रस्त, गंदी, क्रिमिनल, जो जातिवादी, ये खाली डॉक्टर रितु शिकार नहीं है। इन्होंने मेरे से पहले कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल, जहाँ की सिर्फ टीचर थी, कालिंदी कॉलेज में एक टीचर के तौर पे पढ़ाती थी, उसकी प्रिंसिपल अनुला मौर्य जी, वो SC कैटेगरी से आती थी,
उनके साथ भी इन्होंने यही बदसलूकी की जो मेरे साथ करी। वो मैं तथ्यों के आधार पे कह रही हूँ क्योंकि उनका बयान भी इसमें है। उन्होंने 2012 के अंदर जो पर्चे इनके खिलाफ सरकार में लिखे थे, MHRD UGC को लिखे थे, रजिस्ट्रार को लिखे थे, वो सब पर्चे हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान IO ने जब लगाए, वो सारे पर्चे उन्होंने वसूल किए इन सबसे, वो सारे पर्चे, वो सारा बयानबाजी हुई उनकी भी लगाए। तो ये पहले से करती आ रही हैं। वहाँ के कॉलेज के SC ST जो बाकी टीचर थे OBC के, उन्होंने तमाम इन पे आरोप लगाए हैं दस्तावेज फॉर्ज करने के और जातिगत भेदभाव करने के। वो शिकार थे, न जाने मेरे भाई बहन क्यों नहीं बोल पाए, क्या मजबूरी थी। इनकी शिकार बनी मैं, जब इन्होंने मेरे साथ वो सारा काम किया तो ये रुकी नहीं वहां तक। ये मेरे खिलाफ 35 बच्चों के झूठे साइन करवा के स्ट्रैटेजी करके कोर्ट में लगाया, SC कमीशन में लगाया, वहां ये पकड़ी गई। वहां फोर्जरी जब इनके ऊपर SC ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज हुई, तो जो मैं डे 1 से कह रही थी कि झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्रिमिनल है, इसका ये व्यवहार रहा है, इसने मुझे कॉलेज में तंग किया, वो तब सबूत पता चला जब चार्जशीट 120 फॉर्जरी, जब पता चला कि वो जो 35 बच्चे IU ने इन्वेस्टिगेट किया, डॉक्टर रितु के पढ़ाए हो तो है ही नहीं कॉलेज के अंदर, वो पूरे कॉलेज के अंदर 35 बच्चे नहीं है। बताओ, आप पत्रकार हैं, किसी दलित महिला टीचर ने, प्रोफेसर ने, या किसी OBC की महिला ने पिछड़े समाज की किया होता, चौराहे के अंदर मुंह काला करके पत्थर मार के जूते की माला डलवा के इन्होंने उसकी वो निकलवाई होती। ये हाल है। तो बताएं, मैं यहाँ बैठूं ना, न्याय की मांग करूं ना। तो अब 1 महीना से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पे हैं, अभी क्या सूरत हाल है, क्या इम्प्रूवमेंट है केस में? देखिए, इम्प्रूवमेंट हमें किसी के हाथों की तरफ नहीं देखते हम इम्प्रूवमेंट। जब आप निकलते हैं ना, मैंने एक ही चीज कही थी, सर पे कफन बांधा है, पीछे का रास्ता नहीं देखा, एक ही मंजिल है, अपवर्ड्स और ऑनवर्ड्स। ये इनकलाब है, ये जय भीम है, ये चलता जाएगा, कारवा रुकेगा नहीं। और बार बार कहती हूँ कि नेशनल कन्वीनर जो महमूद प्राचा जी हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कभी हमें रुकना, थकना और डरना सिखाया ही नहीं। हमारी ऐसी ट्रेनिंग है। तो कोई करेंसी ऐसी नहीं बनी जो उन्हें खरीद सके, और कोई डर धमकी ऐसी नहीं बनी जो हमें डरा सके। हम आगे का जीत का रास्ता ही देख रहे हैं, क्योंकि सत्य को जितना मजबूर करोगे वो उतना मजबूत होता जाएगा। हमारे हौसले इतने बुलंद है, इतने मजबूत है कि हम 10 लोग बैठे थे आंदोलन पे। जब मैंने एक रात पहले निर्णय लेके सर से डिसाइड किया था कि सर मुझे बैठना है, सर मुझे इस क्रिमिनल को, बेगुनाह सड़क पे और गुनाहगार कुर्सी पे कार्यरत है, सर मुझे एक्सपोज करना है, मुझे दिखाना है। क्योंकि अगर मैं नहीं गई ना, प्राचा साहब को मैंने कहा, तो ऐसे मेरे समाज का हर कोई इंसान मारा जाएगा। ये सिर्फ टीचरों की लड़ाई नहीं है भाई, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, इसमें हर पीड़ित शामिल है। हमारा बंदा SC ST का, OBC का, मिनॉरिटी का, जिसमें मुस्लिम भी आता है, वो किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है, वो हर जगह सताया हुआ है। तो मैंने सर को कहा कि सर मैं अनिश्चित काल धरने पे बैठूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और तब तक बैठूंगी जब तक ये इंसाफ के दरवाजे तक नहीं पहुंचता, और जब तक ये अरेस्ट नहीं होती, जब तक ये सस्पेंड नहीं होती। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे इस क्रिमिनल को और इसके साथ साथ जो बाकी क्रिमिनल्स हैं उनको उनके सही घर पहुंचाना है, और इनको बताना है संविधान को कैसे बचाते हैं, SC ST एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप ये कहते हैं कि मुझे इंसाफ जब तक नहीं मिलता जब तक यहाँ बैठूंगी, तो एट द सेम टाइम आप ये भी कह रहे होते हैं कि वो सारे लोग जो इस तरह सता करके मारे गए, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में, दलित कम्युनिटीज़ में और दूसरे जो भी कम्युनिटीज़ है, वो सारे लोग जिनको इस तरह से टॉर्चर करके, परेशान करके सुसाइड करने तक को मजबूर कर दिया गया, तो आप उनके लिए इंसाफ क्या समझते हैं कि आप उनके लिए कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, और वो क्या इन्वायरमेंट होगा जहां वो पीसफुल तरीके से सुकून से रह सकेंगे? कॉलेज का वो कौन सा कैंपस आप देखते हैं, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए? कॉलेज के कैंपस से पहले मैं आपकी लाइट डाल दूं इस बात पे, मैं बार बार अपने समाज से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जो भी मेरे भाई बहन, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षिका हैं, चाहे वो समाज में किसी भी जातिवादी मानसिकता के बंदा, इंसान आपको प्रताड़ित कर रहा है, किसी भी कोने में आप देश में बैठे हैं, क्योंकि 76 साल देश के आजाद हो गए, हम अभी तक गुलाम हैं। हमारे लिए किसी ने नहीं सोचा। SC ST OBC मिनॉरिटीज जो बहुजन, एक बहुसंख्यक आबादी है, किसी ने नहीं सोचा, हम सताए गए हैं। आप प्लीज, एक ही उपाय है आपको, हमें लड़ना है, हमें डरना नहीं है, मरना नहीं है, लड़ना है और डट के इन जालिमों का सामना करना है। मैं आपको ये कहती हूँ कि सुरक्षित प्लेस हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि सब पे इन गुंडों का कब्जा है, सब पे इन संगियों का कब्जा है, ये जो मनुवादी हैं। तो हमें अपने लिए वो स्पेस कैसे क्रिएट करना होगा, मैं आपको वो बता रही हूँ। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ठाना है, हम संविधान को बचाएंगे, हम आपके हक हकूक की रक्षा करेंगे। हमारी वेबसाइट है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की, डॉक्टर रितु सिंह दी एक्टिविस्ट का एक पेज है फेसबुक, आप मुझे मिल सकते हैं। हम अपना हेल्पलाइन नंबर भी जल्दी जारी कर देंगे, मेरी टीम है पूरी, हम उनके साथ, ये सारे साथी जो मेरे बैठे हैं टीम के हैं, हम वो आपको बताएंगे आने वाले दिनों में। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपने सुसाइड जैसा ऑप्शन चूज नहीं करना, आपने डरना नहीं है। आप अपनी बहन को, आपकी बहन आपके लिए आगे होकर लड़ेगी,
हमारा मिशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए आगे होकर लड़ेगा। अगर आप इस चीज से नहीं सोचें कि हमें लीगल हेल्प नहीं मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, आप आओ, हम आपको लीगल तरीके से भी सपोर्ट करेंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन आपको लड़ना है। आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा, बाकी 99 स्टेप हम आपके लिए उठाएंगे, बट आपको मरना नहीं है, वो रास्ता नहीं चुनना, आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है। इन लोगों को हम अपनी एकता से हरा सकते हैं। बस हाथ से हाथ जुड़ो, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। मेरे जितने भी भाई बहन मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं बार बार भाई साहब आपके चैनल से कह रही हूँ, SC ST OBC मिनोरिटीज, ये तो मेरा फर्ज है क्योंकि मैं बहुजन समाज से आती हूँ, इनके लिए मेरा देते, लेकिन अन्य भी किसी और समाज का जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते, अगर आप भी मजलूम हो, आपके साथ भी प्रताड़ना हो रही है, आपके हक भी दबाए जा रहे हैं, आप एक बारी हमें आजमा के देखिए, एक बारी आप हमारे पास आए, हम आपके लिए आगे रहेंगे, आप पीछे रहेंगे, ये बात है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि आज़ादी के 75 साल बाद, जैसा कि आपने कहा कि हम आज़ाद नहीं हैं, मगर लेट सपोज कि हम 75 साल के बाद भी हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सके जहां हम यूसीसी की तरफ जाते हैं, लेकिन तब भी यूसीसी आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं, दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है, आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके वजह से लोगों को बराबर नहीं समझा जा रहा, उनके साथ बायसनेस है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, और इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है कि कोई सुसाइड कर रहा है और कोई किसी का मर्डर हो जा रहा है। वो कौन सी ऐसी मानसिकता है, वो कौन सा माइंडसेट है? देखो, बड़ी अच्छी बात आपने कही, मानसिकता एक ही है, मनुवाद। क्या है ये मनुवाद? जो लोग मनु को मानते हैं, जो लोग अपने से दूसरे को छोटा समझते हैं, जो लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े, मिनॉरिटीज को, मुस्लिम, सिख को इंसान नहीं समझते, जो लोग 10% जिन्हें कहा जाता है, जो इतने शैतान, मनु जैसे वो शैतान लोग थे जिन्होंने कहा था औरतों को तो द्विम दर्जे का नागरिक नहीं समझा जाता, तो वो कहते थे कि डोर गवार शूद्र पशु नारी है, ताड़न के अधिकारी, ये है मनुवाद इन शॉर्ट। तो जो लोग इस ग्रस्त मानसिकता के हैं, वो लोग आपको कभी सुकून से रहने नहीं देंगे। आपका सवाल था कि क्या ऐसी मानसिकता है? भाई यही मानसिकता है। इसी मानसिकता से दो ही चीजों की लड़ाई है, दो ही वाद है, एक मनुवाद, दूसरा अम्बेडकरवाद। जो अम्बेडकरवाद की लड़ाई है वो इन्हीं चीजों की लड़ाई है कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी होगी तो वो कहती है कि भारत में सिर्फ 20% नहीं, 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास इंडिया की 90% वेल्थ है, इकोनॉमी, पैसा है। तो वो जो 10-20 लोग हैं ना, वही कब्जाए हुए हैं सब। और दुख ये बात क्या है, देखो कैसे इसका तोड़ के समझना। हाँ, अमित शाह जी कहते थे, क्या कहते थे? क्रोनोलॉजी समझना। क्रोनोलॉजी क्या है? हमें दूसरों से गिला शिकवा नहीं है, हमें अपनों ने मारा है, अपनों ने गद्दारी की है। वो गद्दार जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए और रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन से आज 131 दलाल जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने हमें मारा है। उन्होंने आज खून के आंसू रुलाए दानिश जी को, जो बीएसपी के एमपी थे। वो इस तरीके से बहन बेटियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने, उनकी वजह से 33% आरक्षण जो है बिल पास हुआ, जिसमें भागीदारी नहीं करी क्लियर SC ST OBC की महिलाएं, खासकर OBC की महिलाएं कहाँ जाएंगी? वो तो एक मनुवादी महिला, अपर कास्ट, ऐसी महिलाओं का जेवर है, जब ये चाहे उतारेंगी, जब ये चाहे पहनेंगी, और ये महिलाएं हम जैसी महिलाओं का शोषण करेंगी और इनको RSS जैसी गंदी जो ग्रस्त मानसिकता के लोग हैं, इनको पुरस्कारित करेंगी, कार्यरत करके रखेंगी ताकि हम लोगों का गला काटे। तो हम जो सताए हुए हैं ना, वो उनसे तो सताए हैं, लेकिन गद्दारों से, दलालों से अपने समाज के हम ज्यादा सताए हुए हैं। उन्होंने हमारा ज्यादा किया। अब आती है बात दलित महिलाओं की, अब आती है बात बहुजन महिलाओं की। भाई मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो विमेन है ना, विमेन, वो डबली मार्जिनलाइज। एक औरत, कैसे मैं बताऊं, एक तो महिला, दूसरी दलित महिला, जब ये दो चीजें जुड़ जाती है ना, तो डबल थ्रेट है हमारे पे। अगर हम समाज की महिलाएं, छोटे समाज की, मुश्किल से आगे आती है, जैसे मान लीजिए मैंने ये आंदोलन ही लगाया, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो हम लोगों को दूसरे नहीं, अपने ही समाज के पुरुष जो है वो टॉर्चर करेंगे। अपने ही समाज के पुरुष बात की हमारे बारे में बातें करेंगे, हमारे कैरेक्टर को असैसिनेट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हमें गिराने की, नीचा दिखाने की, हमें टारगेट करने की। तो पितृसत्ता जो है वो तो हम पे वैसे ही भारी है। दूसरे समाज के पुरुष भी और महिलाएं भी, मैं कहती हूँ वुमेन जो है ना, अपर कास्ट वुमेन, वो ज्यादा कास्टिस्ट है। वो अपना जो बड़ी कम वुमेन जो होंगी प्रोग्रेसिव होंगी, वो जनरेशन टू जनरेशन ये अंधविश्वास जो है कि जातिवाद जो है अपनी जनरेशन नस्लों में डालती हैं, अपने उनको सिखाती हैं। तो हम जो है हाशिए पे हैं। और मेरा एक वुमेन होने के नाते इतना बड़ा दायित्व और इतना बड़ा कर्तव्य बनता है कि अगर मैंने अपनी समाज की महिलाओं को जागरूक नहीं किया, उनके साथ खड़ी नहीं हुई, उनके राइट्स की एडवोकेसी नहीं करी, तो हमें सबसे पहला जो होगा अपना समाज मारेगा, अपने समाज के पुरुष हम पे हावी हो जाएंगे, फिर दूसरा। तो इसलिए भाई साहब, पढ़ाई लिखाई करके ये चीज समझ आई कि इन कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उन मनुवादियों से तो लड़ना है जो अपने घर के हैं, दूसरों से भी लड़ना है,
बहन बेटी को भी बचाना है, आने वाले भविष्य को भी बच्चों को बचाना है। और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया कि कौन सी ऐसी जगह है मैडम, कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय, कौन सी जहां हम सेफ स्पेस महसूस करें। हमारा संगठित होना, हम एजुकेट हो गए, हम ऑर्गेनाइज हो गए, हम संगठित नहीं हो पा रहे। हम एजिटेट तो कर रहे हैं, हम संगठित नहीं हो पा रहे। जब तक भाई हम ऑर्गेनाइज होकर हम अपने आप को एक नहीं समझेंगे, अगर पहलवान बेटियों के आंदोलन में हमारा समाज जा सकता है तो पहलवान बेटियों को भी हमारा सपोर्ट देना पड़ेगा, किसानों को भी मजदूरों के साथ आना पड़ेगा, अन्य परिवारों को हमारे साथ आके एक बहुजन बनना पड़ेगा। मनुवादियों को, जिस कास्ट जो इन्होंने जो एक गंदा कास्ट हायरार्की बनाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो एक वो बनाया, हम उनके अंदर तो नहीं आते, हम तो शूद्र के अंदर भी नहीं आते। इन्होंने तो अति शूद्र कैटेगरी दे दी। तो शूद्र के अंदर जो जाट गुजर भाई साहब, जो ओबीसी अदर बैकवर्ड कम्युनिटी जो आते हैं, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि हम एक है, बहुजन है, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। बट ट्रस्ट मी, बिलीव यू मी, ये कोई करता है। मेरे गुरु साहब, मैं सिख परिवार से आती हूं, उन्होंने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कमाऊं। तो 1.25 लाख से एक वो मैं अपने आप को ही समझती हूँ। और इसमें एक में मैं नहीं आती, ये सब मेरे भाई आते हैं, ये मेरे भाई पीछे बैठेंगे, सब आते हैं। उस चीज की इतनी बड़ी कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस कौम से मैं आती हूँ उसने ना लड़ना सीखा। सिख कौम का जन्म जो हुआ था ना, वो अपने लिए नहीं हुआ था, वो अपने भाई बंधुओं की रक्षा के लिए हुआ था, वो रक्षा, समाज की रक्षा के लिए हुआ था। तो मेरे कंधों पे इतना भार है कि जो मेरे गुरु पीरों ने किया, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, जिनकी मैं वंशज हूँ, जो पेरियार ने किया, फूले ने किया, सावित्रीबाई फूले ने किया, मैं उनकी एक जीती जाती बच्ची, एक जनरेशन हूँ। सो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नाउ टेक बेयर द फ्लैग ऑफ माई मिशन अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। और मैं ना हारूंगी, ना थकूंगी, डटी रहूंगी भाई, जब तक इंसाफ का दरवाजा खुल के हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। एक चीज़ ये बताएं कि आप इतनी बड़ी कम्युनिटी से आती हैं और यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है प्रोटेस्ट को, कम्युनिटी का सपोर्ट आपको कैसा है, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नोन फॉर माई ऑनेस्टी। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, चाहे वो नहीं, मैं चूंकि इंटरव्यू करने वाला था तो मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया, तो मैंने देखा कि कुछ सवालों को आपने बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दे दिया कि नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको जब लगेगा वो हमें समर्थन देने के लिए आएंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप ज़्यादा खुल करके बोलें। देखिए, मैं खुल करके ही बोलती हूँ। That may be a diplomacy for you because that's subjective. Your understanding is subjective and mine is subjective, right? So I will again say कि जिसको जब समय मिलेगा वो आएंगे। मैं तो मुधरने पे बैठी हूँ। Whosoever will feel the pain, they will come. And ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ लीडर्स की। मैं किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रही। समाज के लीडर्स को जब ये लगेगा कि 2018 में एक आंदोलन हुआ था, दूसरा ये आंदोलन है, क्योंकि यहाँ पे बहुजन बच्चे पढ़ने का सपना देख के आते हैं इस नीले झंडे के तले। ये उस 2018 के बाद अब आपको आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है। जिसको जिसके कंफर्ट के हिसाब से जब अच्छा लगेगा वो यहाँ आए। मैं किसी से उम्मीद नहीं कर रही भाई, मैं खुद में सक्षम हूँ लड़ने के लिए। मैंने उनको तो नहीं बताया था ना, चिट्ठी तो नहीं लिखी थी मैं बैठ रही हूँ आंदोलन के लिए। मैंने अपना बेड़ा, अपनी जिम्मेदारी खुद ली थी। मैं महिला हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। सो मैं ये कह रही हूँ कि आप, बहुजन समाज सबके आंदोलन चलाता है, बहुजन समाज सबके आंदोलनों में भागीदारी देता है। तो क्या दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है? और अगर दलित की बेटी भारत की बेटी है और दलित समाज ये समझता है, तो आओ मेरे साथ बैठो, मैं आप सबको ये कहूँ। एक चीज़ ये बताएं कि कैंपस में इस टाइम पे कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को इंसाफ पसंद कहते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम मजलूमों के लिए खड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे आप बताएं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से या ऐसे स्टूडेंट्स के ग्रुप में से आपके पास सपोर्ट कैसे? स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को मैं कभी भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी टीचर और प्रोफेसर से नहीं बनती, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बनते हैं। स्टूडेंट जो है फेस है, नींव है, फाउंडेशन है, खूबसूरती है स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी की। तो स्टूडेंट्स बेचारे आते हैं। 1-2 स्टूडेंट लीडर्स ऐसे भी आए हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो शायद कॉलेज टू कॉलेज जाएंगे इस चीज़ का प्रचार करने, क्योंकि उनकी एक फैकल्टी के साथ बच्चों को ये लग रहा है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, डॉक्टर ऋतु सिस्टम के अंदर नहीं है। सो दे वांट कि क्रिमिनल्स को उनकी सही जगह पहुंचाया जाए। और मैडम के साथ बच्चों का नाम लेके गलत किया है, तो बच्चे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो मुझे मिले हैं, और बहुत सारे जो दूसरी विचारधारा से हो सकता है वो नहीं आए, वो भी आएंगे। बट जो बाकी संगठन है जिनकी आपने बात करी, दीज संगठन मेरे लिए दुकानदारी है, मेरे लिए दुकानें हैं, जो जयंतियाँ मनाते हैं, जो तारीखें मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, प्रतिभा लगाते हैं बाबा साहेब की। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बाबा साहेब ने कहा था मुझे मूर्तियों में मत ढूंढो, मुझे किताबों में ढूंढो। ये लोग किताबें पढ़ के भी पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ा लिखा ज़्यादा जातिवादी है। ये पढ़े लिखे भी पशु समान है। इन लोगों को पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट नहीं पता, तो ये लोग किसी काम के नहीं हैं।
उन लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे जिनकी बहन बेटी, जिनकी कलीग इतने दिन से यहाँ बैठी है, डूटा का इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, इतनी बड़ी ट्रेड यूनियन बॉडी है, वो लोग यहाँ पे नहीं आए। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, बट इट इज वेरी गुड दैट पीपल, जनरेशंस विल सी कि कौन इतिहास में तीली लगाने वालों में से खड़ा था और कौन आग बुझाने वालों में से खड़ा था, लोग ये देखेंगे। सो उनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है कि कितने बड़े डिप्लोमेट है, कितने बड़े हिपोक्रेसी के मरीज हैं वो लोग, जो लोग दलित बहुजन की बच्ची इंसाफ के लिए यहाँ बैठी है, जो लोग बाबा साहेब का नाम इस्तेमाल करके नीले झंडे लगा के, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहेब का नाम इस्तेमाल करेंगे तो बचे जाएंगे वरना मारे जाएंगे, वो लोग बाबा साहेब का नाम इस्तेमाल करते हैं, नीले झंडे की ताकत उनको पता है, उनमें एक नारा होगा जय भीम का, बाकी उनके अपने स्वार्थ होंगे। बाबा साहेब की प्रतिभाएं बनाते हैं, उनको फूल लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। असली जो अम्बेडकरवादी, असली जो मिशनरी होगा, असली जो समझता होगा संविधान को बचाना, SC/ST एक्ट को इंप्लीमेंट करवाना, बहन बेटी के हक हकूक को बचाना, बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थाएं जो है उनको सेफ प्लेस बनाना, इंस्टीट्यूशनल मर्डर बंद हो, उनकी हक की लड़ाई करना, वो आपको इस प्रोटेस्ट में दिखेंगे। अदरवाइज एवरीथिंग इज फेक, एवरीथिंग इज हिपोक्रेसी, डिप्लोमेसी। सो वी एज बहुजन यूथ are fully determined, at least enough is enough now, it is 21st century। अब नहीं इनका चेहरा एक्सपोज होगा तो कभी नहीं होगा। तो जो यहाँ पे आएगा वो आपको दिख जाएगा। जो संगठन यहाँ नहीं आ रहे, DU के आसपास के अन्य संगठन है, वो आपको पता चल जाएगा कि इनमें कितना दम है और ये दुकानें चल रही हैं या असली में संगठन। शुक्रिया। तो एक सवाल और लास्ट में, सपोज करें कि 3, 4, 5 महीने के बाद या कल को जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटीज़ की या गवर्नमेंट से आपको या आपके साथ कुछ लोगों को बुलाया जाए और बोला जाए कि चलिए ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म हो, तो आपके जहन में ऐसी वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं? फर्स्टली एंटी कास्ट बिल, जैसे आप एंटी रैगिंग करते हैं, एंटी कास्ट बिल पास होना चाहिए यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटी में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में बैकलॉग जो हमारे स्टूडेंट्स को NFS किया हुआ है, हमारे बच्चे जब जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए बहुजन समाज के, SC/ST OBC मिनॉरिटीज, तो उनको यही ब्राह्मणवादी लोग हमारे लोगों को खरीद के, उसमें एक ऑब्जर्वर SC/ST OBC का भी होता है, लेकिन वो ऑफ नो यूज, वो भी सेटिंग कर लेता है पैसे के दम पे, और हमारे लोगों को NFS नॉट फाउंड सूटेबल। प्राचा साहब एक चीज कहते हैं कि जो खुद सूटेबल नहीं है, उस जो आपका इंटरव्यू लेने बैठे हैं ना, वो खुद सूटेबल नहीं है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। जस्ट दैट दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज, वो खुद जुगाड़ से, उनके खुद गॉडफादर है, इसकी वजह से वो वहां बैठे हैं, तो वो नॉट फाउंड सूटेबल आर टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ द मेरिटोरियस एंड द सूटेबल पीपल हु आर कमिंग देयर, और उनको NFS करते हैं। सो आई विल पास दिस लॉ कि ये जो कमेटी है, पहले तो बैकलॉग भरे, जो SC/ST की सीटों पे अनरिजर्व को बिठा रखा है उनको वहां से निकाला जाए, काले कमेटी रिपोर्ट जो थी उसको लागू किया जाए, जितने भी वो पोस्ट हैं जिन पे दूसरे लोग आके पढ़ा रहे हैं उनको उनके बिठाया जाए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन से प्रॉपर कमेटी बने, एंड एक्सपर्ट वो ना हो जिसका बच्चा, जिसका परिवार अंदर इंटरव्यू देने आया, प्रॉपर एक्सपर्ट्स की टीम बने, जिसमें जैसे आप मान लीजिए एक्सपर्ट हैं, आप माइनॉरिटी से हैं, निष्पक्ष तरीके से वो टीम बने, ना कि यहाँ इंटरव्यू हो रहा है और पता नहीं बिहार या राजस्थान या यूपी इसकी किसी छोटी सी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज में, वहां के प्रोफेसर को उठा के एक्सपर्ट बनाया जा रहा है इंटरव्यू में, क्योंकि उसको अपना बच्चा करवाना है ना वहां पे। तो ये भाई साहब यहाँ पे ये चीजें चल रही हैं, यहाँ पे ये पैसा चल रहा है। अभी जितने सिलेक्शन हुए हैं ना दिल्ली विश्वविद्यालय में परमानेंट टीचर के, 15 साल से पढ़ाने वाले लोगों को निकाल दिया, 20 साल से। अभी एक सत्यवती में ब्लाइंड महिला पढ़ा रही थी 23 साल से, उसको निकाल दिया। आप क्या इन जातिवादियों का चेहरा देखोगे? तो ये मोर्चा, मैं उस महिला को भी कहना चाहूंगी, बहन आपका ये जो आपने चिट्ठी लिखी है वाइस चांसलर साहब को, एक इमोशनल, आई क्राइड जब मैंने आपकी वो चिट्ठी पढ़ी, बट ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम एंड जॉइन हैंड्स विद अस, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। जितने लोगों को इन्होंने डिस्प्लेस किया है, आओ हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि डॉक्टर रितु ने लिखा है नारा, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। पैन कर दीजिएगा कैमरा बाद में जाते हुए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। इनकी क्या औकात है मुझे नौकरी देने की? मेरे अंदर इतना मेरिट है, पोटेंशियल है। Wherever I want, I will get the job. I am getting calls. मेरे पास अभी भी मेल्स है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी टू कम एंड गिव यू इंटरव्यू, क्योंकि मैं क्वालिफाइड कर रही हूँ उनका क्राइटेरिया एज असिस्टेंट प्रोफेसर, बट आई एम नॉट गोइंग बिकॉज आई डोंट वांट देयर जॉब नाउ। आई वांट ये जो करप्ट सिस्टम है ये अबॉलिश्ड हो, प्रॉपर हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, ये मैं चाहती हूँ। ये सारी चीजें, एंटी कास्ट बिल, बैकलॉग सिस्टम हो, एक प्रॉपर एक्सपर्ट्स की कमेटी बने, और प्रॉपर जिन लोगों को इन्होंने रखा है पोजीशन पे, पहले उन लोगों की जांच पड़ताल हो कि वो लोग कौन। और दूसरी लास्ट में ये चीज कहना चाहूंगी, इन गद्दारों ने जिन्होंने ये सिलेक्शन करी है, ये जो गद्दार आज यूनिवर्सिटी के अंदर जातिवादी बैठे हैं, इन लोगों की सामाजिक कल्याण, न्याय की परिभाषा है परिवार कल्याण। क्योंकि ये लोग हमारे प्रोटेस्ट में इसलिए नहीं आ रहे, दलित आदिवासी टीचर, क्योंकि
इनका सामाजिक न्याय देखिए, किसी को अपना भाई लगाना है, किसी को बेटी लगानी है, किसी को साला लगाना है, किसी को भांजी लगानी है, परमानेंट करना है, इसीलिए ये लोग यहाँ नहीं आ रहे क्योंकि सब दलाल है, सब पत्तल चाटते हैं, दरियां चाटते हैं, किसी में इतना दम नहीं है। सो जो दम रखेगा, ईमानदार होगा, न्याय को पसंद करेगा, वाकई में संविधान को बात करेगा, डॉक्टर अंबेडकर का असली अनुयायी होगा, वो आपको यहाँ दिखेगा भाई। शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये आपके उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए कितना मैटर करता है, कितना इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2018 के बाद से वो एक दिन का धरना था, आपने मेरी ताकत देखी, दोबारा हमें ऐसा मास लेवल पे संगठित होने का मौका नहीं मिला। जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं, मिनॉरिटीज के, मुस्लिम्स की लिंचिंग हो रही है, सिखों को टारगेट करके मारा जा रहा है, सिखों को मुस्लिम हक मांगता है तो आतंकवादी कहते हैं, सिखों को खालिस्तानी कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को नक्सलाइट कहा जाता है। ये जो खुद गद्दार हैं, भगोड़े हैं, ये हमें देंगे क्या सर्टिफिकेट? इनसे भगोड़ों से, गद्दारों से, माफी मांगने वालों से हम सर्टिफिकेट लेंगे क्या? तो ये प्रोटेस्ट जो है ना भाई, ये उन सबकी आवाज है। इसीलिए मैं आपसे अंत में यही कहूंगी कि 5 तारीख को एक हमारा रोस मार्च है, एक हमारा इनको सोलिडारिटी मार्च दिखेगा कि हम कितनी संख्या में और क्या कर सकते हैं। 5 तारीख 5 सितंबर को यहाँ आप बढ़ चढ़ के पहुंचे, अपने आप भी मीडिया वाले हैं, मैं आपको भी इन्वाइट करती हूँ कि इस 5 अक्टूबर को यहाँ पहुंचे संख्या में, और आपको तब पता चलेगा उसके बाद हमारा निशाना क्या और हम क्या कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करते हैं, संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है। 5 तारीख को आपको पता चलेगा, 5 अक्टूबर को। आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करती हूँ बढ़ चढ़ के दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर पहुंचे, जहाँ नौकरी नहीं न्याय चाहिए, बहुजनों के हक अधिकार की लड़ाई है। हमारा जो बहुजन बहुसंख्यक समाज है उसको किस तरीके से बचाना, उनके जो मर्डर्स हो रहे हैं इंस्टीट्यूशनल भी, अन्य तरीके से जो लिंचिंग हो रही है उसको बचाना के लिए 5 तारीख को सॉलिडारिटी डे यहाँ पहुंचे जितने भी संगठन। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको इस प्रोटेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 शुक्रिया। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।